नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत में रक्षा क्षेत्र में होने वाले बड़े सुधारों की, चीन की ओर से ताइवान को दी गई धमकी की, रूस यूक्रेन युद्ध की और म्यांमार की स्थिति की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सर, आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। और ये जो वर्ष है सर, इसको रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इस साल रक्षा क्षेत्र में क्या बड़े सुधार किए जाने वाले हैं सर? नीरज जी, सबसे पहले आपको और सारे दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद जी सर। बिल्कुल, आपने जो शुरुआत की है नए वर्ष की, हर एक मंत्रालय अपनी समीक्षा करता है जी। पिछले साल की जी। और अगले साल में क्या करना है, कितना पिछले साल का अचीव हुआ जी। और आगे क्या करना है, उसका अपना रूपरेखा और कार्य रूप तैयार करता है जी। और इसी में अपने रक्षा मंत्री ने अपनी जो मीटिंग की जी। जो रक्षा विभाग में 5 डिपार्टमेंट्स हैं, 5 सेक्रेटरीज हैं और बाकी उनके साथ उन्होंने सेक्रेटरीज के साथ जो मीटिंग किया जी। उसमें इन्होंने पिछले साल का पूरा उन्होंने जो भी कार्य क्षेत्र था उसको देखा जी। और लेखा जोखा लिया और आगे इस साल में क्या करना है उसके बारे में बातचीत की। और जैसे आपने कहा, इस साल को उन्होंने जो है उन्होंने जरूर कहा है कि ये इतने सालों का जो हिसाब है, देखते हुए दुनिया में क्या हो रहा है जी। उसको देखते हुए ही उन्होंने डेजिग्नेट किया है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। और देखिए, पिछले साल भी जो था उसको ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन किया गया था कि नई टेक्नोलॉजी जितनी है उसको हम कैसे ले आएं और उसके साथ चलें, अपने आप को उसके लायक ट्रेनिंग से लेकर हर एक चीज़ में, हर एक क्षेत्र में बढ़ाएं। और उसी तरह इस साल भी ये रखा है और एम लेके, जब कुछ एम बनाते हैं तभी उसको लेकर के प्लानिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो था। और जो मेन फोकस है इसका बेसिकली है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है रक्षा क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं आजकल। उसके साथ एक जो हमारी फोर्स है, भारत की सेना है, कॉम्बैट रेडी फोर्स हो कि हर क्षेत्र में, हर समय, हर जगह जो है तैयार रहे और मल्टी डोमेन फोर्स हो। सबसे बड़ी यही चीज़ है कि आजकल मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हर जगह, आप चाहे ज़मीन, हवा, ये आप समुद्र का लीजिए, चाहे साइबर लीजिए, स्पेस क्षेत्र में लीजिए, मतलब IT लीजिए, सारा है। तो क्षेत्र मतलब दायरा बहुत कुछ बढ़ गया है जी। और हर एक दायरे में लेके चलना पड़ेगा। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ज़मीनी लड़ाई होगी या समुद्र की लड़ाई होगी या आकाश की लड़ाई होगी, जैसे हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऐसे बोलते रहे हैं, वो नहीं है। तीनों को हर एक में क्षेत्र में जो है लेके चलना पड़ेगा। तो मेन फोकस जो होगा वही है जॉइंट ऑपरेशंस की और जॉइंटनेस हो, बेसिकली इंटीग्रेशन का, जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की बातचीत, उसके ऊपर काम काफ़ी समय से चल रहा है और काफ़ी आगे आ गया है। और जैसे हमने कहा, डोमेन, जो नए डोमेन्स आ गए हैं, साइबर के, स्पेस के, IT के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़े रूप में आ रहा है जी। अभी हमने देखा भी, जो आजकल जो रूस यूक्रेन देखिए, बाकी जगह है, इनका कितना इस्तेमाल हो रहा है जी। यहाँ तक कि लड़ाई के मैदान में सामान ले आने से लेकर के हथियारों से लेकर के हर एक जगह AI का इस्तेमाल हो रहा है। और उसके कई चीज़ें हैं, आपको मैनुअली जाना नहीं पड़ता, उतना नुकसान नहीं हो रहा है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन से लेकर हर एक जगह हो रहा है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, रोबोटिक्स है, मैकेनिक्स है, उसमें वो चल रहा है। देन जितने प्रोसीजर्स हैं, टेक्निक्स हैं, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है और इसी वजह से इन सब चीज़ में एक रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है, करंट वॉर सिनेरियो तो हम देख रहे हैं क्या है जी। बट हमको जो रिफॉर्म्स लाने हैं वो इस बेसिस पर कि जो आगे फ्यूचर में जो वॉर सिनेरियो होगी जी, उसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना है। उसके लिए क्या रिफॉर्म्स लाने हैं, अपने थिंकिंग है, सोच में,
उसकी जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है, एक्सरसाइजेज जो करते हैं, सामान जो हम अपने आप को इक्विप करना चाहते हैं, तो लॉजिस्टिक्स से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, इक्विपमेंट से, हर एक फील्ड में ये लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, जो अभी की जो लेसन्स हैं जो हमारे सामने हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में है, चाहे वो रूस यूक्रेन में है जी, ये हर एक का जो है जो लेसन्स है उनको लेकर के हमें चलना पड़ेगा। मल्टी डोमेन, मल्टी फ्रंट वॉर होगी। जी, अब हम ये नहीं सोच सकते, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि हम पहले सोचते थे कि सिर्फ पाकिस्तान है या सिर्फ चाइना है। जी, पहले चाइना को हम आंकते नहीं थे। अभी कुछ सालों में वो चीज़ आ गई जो पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने एज रक्षा मंत्री बोला बिल्कुल, था, सबको जी, याद है वो। जी, तो उन चीज़ों को अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, म्यांमार में क्या हो रहा है। जी, तो ये हमारे चारों तरफ जितनी चीज़ें हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें 2 फ्रंट 3 फ्रंट है। अब तो मल्टी डोमेन, मल्टी फ्रंट वॉर हो जाएगी। जी, तो उसको कैसे उसका मुकाबला करेंगे। देन जो मेन चीज़ है इंटर सर्विस, थिएटर कमांड्स की हम जो बात कर रहे हैं, इंटर सर्विस होगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा, एक कोई सर्विस नहीं होगी कि सिर्फ आर्मी ही जी, सारे ऑपरेशंस करेगी, जी, या सिर्फ नेवी, या सिर्फ एयरफोर्स। अगर आप इंडियन ओशन ले, या कहीं भी लेंगे, जी, उसमें भी एयरफोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, आर्मी की भी जरूरत पड़ेगी। जी, तो ज्वाइंटनेस हर जगह जो है ये जरूरी पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि लेवल, एक का लेवल कम होगा, एक का लेवल ज्यादा हो सकता है, जी, लेकिन जरूरत हर एक की पड़ेगी। जी, और बाकी जो डोमेन्स है वो तो चाहे आप कहीं करें, लैंड में करें, सी में करें, एयर में करें, जो हम रोबोटिक्स से लेकर के एआई से लेके मशीन्स की जो बात कर रहे थे, तो हर जगह रहेगा। जी, तो वो भी चीजें हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो रिफॉर्म में आएगी, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हमारी, जी, कि हम वो कैसे करें इन चीज़ों के लिए, देखते हुए कि जो आगे चुनौतियां आ सकती हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के आगे चलना पड़ेगा। और इसमें अभी देखिए, जितनी ये डेवलपमेंट्स हैं हम जो बात कर रहे हैं, चाहे मशीन की, चाहे रोबोटिक्स की, चाहे एआई की, सिविल क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा है। जी, काफ़ी ज़्यादा इनका डेवलपमेंट हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो वहाँ भी एक ये सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन ले आना पड़ेगा, कि जिससे कि उसका फ़ायदा हम उठा सकें। क्योंकि अकेले हम सोचेंगे सिर्फ हम एक डेवलप करें आर्म्ड फोर्सेज के लिए ही, तो उससे जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाहर भी वही चीज़ काफ़ी चल रही है और उसका इस्तेमाल हो सकता है। जी, तो ये कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में हम इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें, कैसे आगे लेके इनको चलें। सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन एक बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल उसमें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज करना, जी, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की है, चाहे वो ट्रेनिंग की चाहिए, एक्सरसाइजेज की हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट है, उनका रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन। पहले तो थिएटर कमांड्स इसीलिए, नहीं तो पहले हर एक अलग अलग था। जैसे एयर डिफेंस लीजिए, आर्मी का अलग, चाहे एयरफोर्स का अलग, नेवी का अलग था। ये सारी चीज़ें, स्टोर्स थे, वेयर हाउसिंग से लेकर के आप रिपेयर, रिकवरी, ट्रेनिंग, तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन है और सब में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जो हो रहा है। जी, ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो गया है और आपने देखा होगा कई जॉइंट एक्सरसाइजेज वगैरह हुई जिसके बारे में हम जानते हैं। तो इस इन्होंने जो मीटिंग थी, इसमें 2024 का इन्होंने रिव्यू किया, जी, और रिव्यू करने के बाद जो है इन्होंने इस साल के लिए रखा है। जिसमें आप आत्मनिर्भरता की बात देखिए, कितनी चीज़ें हो गई हैं, इतने एमएसएमई और इतनी फर्म्स आ गई हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में अब काम कर रही हैं। अगर आप देखिए बड़ी प्रोजेक्ट्स में, देखिए C295 एयरक्राफ्ट जो टाटा और बोइंग, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे जिन्होंने इनॉग्रेट किया वडोदरा में, वहाँ टाटा के साथ जी, जो बनेगा, बहुत जी, बड़ी है। क्योंकि उसमें 16 कॉन्टैक्ट हुए हैं, जिसमें 5 तो आ चुके हैं, 11 और आ रहे हैं, और यहाँ बनेंगे उसके बाद। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। अभी हमने न्यूज़ आई थी हमारी कि जो लाइट टैंक है जोरावर, जिसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं हाईट्यूड या एरियाज में, जी, वो भी, उसका भी फेज 1 ट्रायल लगभग सक्सेसफुल है। बाकी आगे की ट्रायल हो रही है। सबमरीन्स, शिप्स हैं नेवी की, तो सारी चीज़ें हैं जो आ रही हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने तो अभी जो है पिछले महीने तक इन्होंने ऑर्डर्स अप्रूव किए हैं, जी, लाखों करोड़ के ऑर्डर्स जी, जा रहे हैं। तो ऐसे करके फिर बाहर से भी सामान हम ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं। लेकिन देखिए उसके साथ एक और चीज़ है, रिफॉर्म सिर्फ
हम अगर कहें कि सेना में होना है, नहीं, जी। सेना के साथ साथ जो बाकी हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डिफेंस प्रोडक्शन है, जी। चाहे डीआरडीओ है, जी। इनको भी आगे आना पड़ेगा और इनमें भी रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। कुछ रिफॉर्म्स जरूर किए गए हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में देखिए जी। रिफॉर्म हुआ है, जी। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, डीआरडीओ हैं, इन सब में रिफॉर्म्स की जरूरत है, जी। जिससे कि जो एम है वो हासिल हो और हमें डिपेंड नहीं रहना पड़े दूसरे के ऊपर। इतना बड़ा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस ले करके, पीएसयू ले करके, अभी प्राइवेट सेक्टर भी इतना आ गया है, जी। तो इनमें सब में बहुत जरूरी है कि इनको हम ले करके आगे बढ़ें, फ्यूचर रेडी हों, क्योंकि अभी भी हम बाहर से ही ले रहे हैं। देखिए अभी सबसे बड़ी तेजस एयरक्राफ्ट देखिए डिले हो गया है, जी। जी इंजन जो आने थे नहीं आ रहे हैं। जी। और भी चीजें हैं उसके अंदर, चाहे वो इजराइल से कुछ मिसाइल्स और रडार्स आने थे। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, अगर हम कहेंगे कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ 40% आत्मनिर्भर होंगे, 50% होंगे, तो काम नहीं चलेगा उससे, क्योंकि चीजें डिले होंगी उतना हमें नुकसान है। आप सोचिए एयरफोर्स का 42 स्क्वाड्रन सैंक्शन है, अब 31 से वो 30 हो जाएंगे कुछ ही महीनों में, 6 साल में जी। और ऑलरेडी पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी 30 हैं जी। तो हम अगर ऐसे चले जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी जी। पाकिस्तान जो J-35 ले रहा है चाइना से फाइटर्स जी। तो ऐसे करके अगर हम सिर्फ कहते रहेंगे तो उससे नहीं पड़ेगा। ये रिफॉर्म की जो पेस है उसको जो है तेज करना पड़ेगा कि हम चलें, और जो चैलेंजेज हमारे सामने हैं उनको भी लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि देखिए पूरी आर्मी जो है इसको भी अब जो लेसन्स मिल रहे हैं जी, उनको देखते हुए हमें हर एक चीज को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जी। चाहे अभी तक देखिए आर्मी में चेंज हो जाना चाहिए, जो हमारे नॉर्मल हथियार बेसिक राइफल्स हैं जी, वो सारी बदली नहीं है। काफ़ी हम देखिए अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं इवन अमेरिका से जी, अब बननी शुरू हुई है, लेकिन ये सब चीज़ें कहने में और उसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने में हमारे यहाँ भी गैप है। बिल्कुल, उस गैप को भी रिफॉर्म में लाना पड़ेगा कि वो भी कम हो जी। तो ये, और यही नहीं है, देखिए एक चीज़ अगर हम शुरू करते हैं, एक टैंक बनाना, मिसाइल है, कोई चीज़ बनाना, अगर हम लेके बैठ जाएं कि ठीक है ये तो हो गया, क्योंकि बाहर देखिए जितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है हर एक चीज में, हमें उसको लेके आगे चलना पड़ेगा, और जो एक चीज हमने ऑलरेडी बना ली उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो चीज भी साथ साथ में चलनी चाहिए जी, जो थोड़ी कमी हमारे में है जी। तो ये सब चीजें हैं जिनको लेकर के अभी देखिए ड्रोन वॉरफेयर सबसे ज्यादा हो गया है जी, और ड्रोन सिर्फ लड़ाई लिए नहीं, हर एक चीज के लिए है, चाहे वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए है, चाहे सामान जो यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए है जी, और कितनी अंदर तक जा रहा है, कितनी दूरी तक है, कई चीजें, मतलब काफी चीज हम देख चुके हैं, उनको लेके हमने आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी चीज है देखिए न्यूक्लियर फैक्टर भी बीच बीच में आता रह रहा है जी, जो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्ड है वो तो हैं, वो अपना बढ़ा रहे हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये तो लग रहा है कि डेटरेंट इसी से होगा, न्यूक्लियर पावर से जी, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम भी जो है इसमें बैठे नहीं रह सकते हैं, ये कहकर कि हम अनडिक्लेयर्ड पावर हैं, चाहे हमारे पास दूसरे कह रहे हैं इतने हैं, तो हमको आगे आना पड़ेगा, उसके लिए भी बैठे नहीं रहना पड़ेगा। और जो भी हमारी पॉलिसी है, चाहे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है या फर्स्ट या सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, उसको हमें और मजबूत करना पड़ेगा जी। और अब समय आ गया है ओपन होकर मजबूत करने का, क्योंकि अब हमें पता लग गया है कि बाकी कैसे कर रहे हैं। दूसरा देखिए हमारे पास इसमें इंटरनल जो डिसिडेंस है, आपसी मतभेद विद इन द कंट्री, वो भी बहुत है, और इसकी वजह से देखिए इंटरनल डिसिडेंट से हर जगह नुकसान हो रहा है जी। बांग्लादेश हमारे सामने है, चीज वही है, जहां इंटरनल डिसिडेंस हुआ आपस में, तो बाहर वाले उसका फायदा जरूर उठाएंगे जी, और किसी न किसी को आगे ले आएंगे, वो हम भी देख रहे हैं कि हमारे सामने हो रहा है। तो ये जो है हमें उसकी तरफ भी देखना पड़ेगा कि उसकी वजह से हम कमजोर ना पड़े। जो मिलिट्री वेपन्स या जो भी टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उस लेवल पर पहुंचे कि दूसरे देख करके कहें कि ये टेक्नोलॉजी जो है तो बहुत है, इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है जी। तो वो डेटरेंस भी हमें अपने सामने लाना पड़ेगा, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो कन्वेंशनल हैं या एयर है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेकर के जी।
जो कवर्ट ऑपरेशंस हैं, देखिए चाहे इकोनॉमिक, सोशल जो हैं वो भी इफेक्ट करती हैं, वो भी इसी रिफॉर्म्स में आती हैं जी। और देश की सुरक्षा को उससे खतरा है, वो भी देखना पड़ेगा, चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है या देश के किसी भाग में भी हो रहा है जी। उसका भी इफेक्ट पड़ता है। जो हमारी स्ट्रेटजी है प्रोएक्टिव हो गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें ओपन प्रोएक्टिव रखना पड़ेगा। इससे पहले कि कोई कुछ करे या हिम्मत करे करने की, हमें वो दिखाना पड़ेगा जी। कि अगर ये करोगे तो हम ये कर सकते हैं जी। मुझे जो अभी की हालात हैं उसमें लग रहा है जैसे जो भी बांग्लादेश में हो रहा है कि अगर बांग्लादेश आज की तारीख में पाकिस्तान को ला रहा है, उनसे मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहा है जी। जिन्होंने उनके साथ, जिसकी वजह से वहां पर बांग्लादेश बना, जी। उनसे हथियार ले रहा है, तो आप समझ लीजिए कि किसके लिए ले रहा है, वो कौन है उसका नेबर जी। या तो किसी और के इशारे पर या भारत के खिलाफ ले रहा है जी। तो ये चीजें जो है उसको पता होना चाहिए कि अगर ये है तो भारत जो है फिर ज्यादा ही मजबूत है जी। कि बांग्लादेश अगर एक बना सकता है तो कई बना सकता है। तो ये सब चीजें हैं जिसको लेकर के हमें चलना पड़ेगा। और जो हमारी नेबरहुड है, हर जगह क्या हो रहा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने रखी है, लेकिन जिस तरह ईस्ट में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, तो ये सब सारी चीजें डिफेंस से कोरिलेटेड है जी। इनको भी हमें देखना पड़ेगा अपने थिंकिंग में, अपने ट्रेनिंग में, अपने जो स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी। और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन या एक्सपोर्ट्स की बात हमने कर ली, वेपन्स की, लेकिन देखिए अभी भी हम बहुत कम हैं जी। एक्सपोर्ट्स। भले हम 22,000 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तो हम लाखों करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं अभी भी जी। तो उस चीज को भी देखना पड़ेगा कि हम हर एक चीज में कैसे आत्मनिर्भर हों और कैसे जो प्राइवेट सेक्टर है और आगे आए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अभी भी प्राइवेट सेक्टर की सारी कैपेबिलिटीज आगे उतनी आई हैं जी। और वो इतना कंट्रीब्यूशन अपना कर पा रहे हैं। तो रिफॉर्म्स में ये सारी चीजें लेके चलनी पड़ेगी कि हम जो है जो सोच रहे हैं मल्टीटास्किंग, मल्टी डोमेन और जो क्विक एक्शन फोर्स अगर हम बनना चाहते हैं, अगर हम वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं, तो हमें उस लेवल पर पहुंचना पड़ेगा और रिफॉर्म्स उसके लिए बहुत जरूरी हैं। जी, बिल्कुल सर। चीन के राष्ट्रपति ने कहा है कि चीन के साथ ताइवान के फिर से एकीकरण को कोई नहीं रोक सकता। इसे कैसे देखते हैं आप? नए साल की शुरुआत पर ही धमकी। बिल्कुल, देखिए ये पहले भी कहते आ रहे हैं, ये तो अब उनका तीसरा टर्म है ही है जी। और पिछले साल भी इन्होंने पूरा कहा था इसके बारे में कि अभिनंग है और वो तो हमारा ही है जी। और न्यू ईयर एड्रेस में उन्होंने साफ बोला इसमें जी। और पहले भी कह चुके हैं, उन जल्दी में नहीं है, लेकिन जो कहते हैं उसके हिसाब से लगता है कि वो जल्दी में है इसके बारे में। और उन्होंने बोला कि रीयूनिफिकेशन है, ये नहीं है कि ये बाहर है, वो हमारा ही है। और उन्होंने कहा कि ये एक तरह से अपरिहार्य है, कि मतलब ये होना ही होना है जी। किसी भी, मतलब कोई रोक नहीं सकता जी। और ये हर तरह से ये करते आ रहे हैं। देखिए कांस्टेंट उन्होंने पॉलिटिकल भी प्रेशर डालते रहे हैं, मिलिट्री प्रेशर तो डालते ही रहे हैं वहां पर अपनी एक्सरसाइजेस करके, ताइवान के ऊपर से, उसके साइड से, नेवी और एयरफोर्स सबकी सारी एक्सरसाइजेस करते रहे हैं। उन्होंने दिखाया भी है कि मिलिट्री कैसे ट्रेनिंग कर रही है, तो ये दिखा रखा है उन्होंने ताइवान के लिए। लेकिन मैं थोड़ा दर्शकों को ब्रीफली मैं ताइवान के इतिहास के बारे में भी बताना चाहता हूँ पास की। देखिए तकरीबन 1600 ईस्वी तक ताइवान एक इंडिपेंडेंट था जी। और ये 17th सेंचुरी में नीदरलैंड्स की कॉलोनी बना था जी ताइवान, और उसके बाद जो है चीन के साथ था 1895 तक जी। उसके बाद जब पहला साइनो जापानीज, चीन और जापान की लड़ाई हुई थी जी, उसमें फिर जापान ने इसको अपनी कॉलोनी बनाया था जी। और ये चला वर्ल्ड वॉर 2 तक। कि उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर में जब जापान हारा, तब जो है ये संधि हुई चीन के साथ और 1949 में चीन भी तो उसी समय एक्चुअली एक तरह से कहा जाए इंडिपेंडेंस उनकी थी जी। और उसमें उस समय चीन जो है ताइवान चीनी था, लेकिन
चियांग काई शेक थे उस समय जो चीन के सरकार थी उनकी और ताइवान, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी 1949 में ही वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो गया था जी चीन में, और उसमें फिर कम्युनिस्ट ऊपर आए और उस समय इनको चियांग काई शेक को वहाँ से भागना पड़ा जी ताइवान में। जी तो ये उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट थी चीन की वो अब उन्होंने ताइवान में आ गई और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उन्होंने दिया था जी वहाँ पर, और उस नाम से वो चलते रहे। अमेरिका भी बल्कि वही लेके चलता रहा, लेकिन बाद में जो है वो ये नेशनलिस्ट गवर्नमेंट इन्होंने सीसीपी जो बनी, कम्युनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जी और फिर ये जो है इन्होंने अपना मेनलैंड वो किया और वो जो है ताइवान में चलते रहे, और तब से इसीलिए चीन कहता है कि ये तो हमारा हिस्सा है। जी तो इस चीज को ये लेकर के चल रहे हैं। और अभी देखिए इलेक्शंस पिछले साल ही ताइवान में हुए थे जी जनवरी में, और उनके नए राष्ट्रपति हैं वो टोटली एंटी चाइना है, एंटी इंटीग्रेशन। उनका ये कहना है कि भाई ताइवान को हक है अपनी जो है डिटरमिन करने का कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, और रेफरेंडम कराना है रेफरेंडम कराएं। चीन कह रहा है, उसको पता है कि रेफरेंडम में होगा अगर तो वो तो इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, तो वो टोटली अगेंस्ट हैं इंडिपेंडेंस के, और ये कहता रहा है कि ये तो हमारा हिस्सा है, और इसमें वन चाइना पॉलिसी लेके वो चला था। और अभी भी वन चाइना पॉलिसी में देखिए ताइवान को एज ए स्टेट सिर्फ 11 देशों ने ही वहाँ पर उसको मतलब एक तरह से देश माना है, इन द सेंस कि उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे हैं जी। उसके अलावा तकरीबन 60 के आसपास और देश होंगे जो डिप्लोमेटिक मतलब एम्बेसडर या कोई ऐसी चीज नहीं रखी उन्होंने, और उसके साथ मतलब काम करते हैं वो, जिसमें अमेरिका भी है। अमेरिका के भी कोई वहाँ पर एम्बेसी नहीं है, लेकिन उनका एक है इंस्टीट्यूट जो कि वहाँ है, उसके थ्रू ये काम वहाँ करते रहते हैं। तो इसमें जो है अब जो चीन का है, शी जिनपिंग तो बड़ा साफ कर रखा है। पहले तो उन्होंने कहा था 2040 तक, बट अब लग रहा है कि वो जल्द ही इंटीग्रेशन चाहते हैं वहाँ पर। और जो जिससे मैं कह रहा था कि जो इनके लाई चिंग है प्रेसिडेंट अभी ताइवान के, उन्होंने तो बड़ा साफ कह रखा है, और वो एज ए कंट्री हेड बाकी जगह जाते रहते हैं, जिसका विरोध करता है चीन जी कि ये तो एज ए स्टेट है नहीं जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुश्किल हालात हैं। लेकिन इसके साथ देखिए काफ़ी पहले एक यूएस ताइवान ट्रीटी भी थी पहले, जो कि डिफेंस ट्रीटी थी, जो 1954 में 1954 में अमेरिका ने किया था ताइवान के साथ। जब वहाँ से सरकार चलती थी, चियांग काई शेक एंड उनकी पार्टी ने बोला था कि हम एक्चुअल गवर्नमेंट हमारी है, उसको लेकर के रिपब्लिक ऑफ चाइना से वहाँ जो है ट्रीटी हुई थी, जो कि 1980 तक चली जी। जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी। लेकिन 1979 में जब किसिंजर की विजिट हुई और रेगन ने उन्होंने इनको चाइना को एक्नॉलेज कर दिया एंड उनसे उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया, तब से जो है वो ट्रीटी लैप्स हुई 1980 से। और लेकिन उन्होंने उस समय एक ताइवान रिलेशंस एक्ट अलग बनाया था जी, जिसमें म्यूचुअल डिफेंस की बात तो नहीं की गई थी, लेकिन ये था कि मदद करते रहेंगे इसकी ताइवान की। लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था कि कोई अटैक करेगा तो उसके जो अगेंस्ट, मतलब म्यूचुअल पैक्ट या डिफेंस ट्रीटी नहीं थी जी, सिर्फ रिलेशंस की थी कि मदद करते रहेंगे। कोई मिलिट्री इंटरवेंशन की बात उसमें नहीं है जी, जो ताइवान एक्ट की हम अभी बात करते हैं जो आता रहता है। और ताइवान की पॉपुलेशन तकरीबन 5.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन इकोनॉमी और ट्रेड में और टेक्नोलॉजी में आप जानते हैं कि बहुत आगे है जी। चिप्स हम जानते हैं कि दुनिया भर के चिप्स की मैन्युफैक्चर तो वहीं से है जी। तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और डेमोक्रेसी है। सबसे बड़ा तो है कि एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, खास करके उस इलाके में, और अमेरिका के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है जी उस रीजन के लिए। वहाँ से हालांकि अमेरिकन ट्रुप्स पहले थे, अब नहीं है वहाँ पर जी, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली सारी मदद अमेरिका उनको दे रहा है, समय समय पर हथियार उनको बेचता रहता है। और
उनका ये कहना है अमेरिका का कि भाई एक तो इम्पोर्टेंट है ही है, और दूसरा डेमोक्रेसी है वहाँ पर, और इंटरनेशनल ऑर्डर के हिसाब से ठीक है। अदरवाइज जी। चीन अगर इसको ताइवान को इस तरह कह रहा है, फिर तो इंटरनेशनल ऑर्डर का जो है खिलाफ है। तो ये चीज़ यूएस अमेरिका लेके चल रहा है। जैसे मैंने कहा, हथियार उनको देता रहता है और चीन इसके खिलाफ है। इनफैक्ट 2022 में इन्होंने यूएस कांग्रेस ने एक लेजिस्लेशन अपना पास किया, जिसमें उन्होंने ताइवान को यूएस मिलिट्री एड जो है लोन्स और ग्रांट्स में देने के लिए लेजिस्लेशन ले आए, जो उन्होंने अभी यूक्रेन के लिए किया कि लोन्स एंड ग्रांट्स में देंगे। अदरवाइज तो पैसे पे ही देते हैं, ऐसे देते नहीं है वो। तो उन्होंने ये चीज़ की, और उनसे ये भी था उसमें कि पहले अभी जैसे होता है कि आप भारत या कोई और खरीदेगा तो वो जो है डायरेक्ट उनके थ्रू गवर्नमेंट जाता है, बट डील्स फॉर्म से होती हैं और सीधी डायरेक्ट डील्स होती है। बट इनके साथ था कि यूएस स्टॉक्स में से भी उनको हथियार दे सकते थे जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि चीन जो है उसके खिलाफ है कि ये गलत है। और जैसे मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट एम्बेसी तो है नहीं, बट एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है ताइवान में, जिससे जो है ये अपनी बातचीत करते रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर इनके डिप्लोमेट्स या इनके लीडर्स जाते हैं, मे बी वहाँ इंस्टीट्यूट में लेक्चर करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ कन्वेंशन जहाँ की ये बातचीत होती है, इसलिए डायरेक्टली तो वहाँ नहीं जाते हैं। और बाकी आपको बताइए कि 2 साल पहले जब नैन्सी पेलोसी थी जी, उनकी स्पीकर जब गई थी, तो उसके बाद कितना ज़्यादा जो है आपस में अमेरिका और उनके बीच में मनमुटाव बढ़ा था जी उस समय। तो अब मुश्किल ये है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है ताइवान के बारे में, वो खुद ही कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी है जी, ये क्लियर नहीं है, ना उनको क्लियर है, ना ताइवान को क्लियर है, ना बाकी दुनिया को क्लियर कि वो करना क्या चाहते हैं। क्योंकि डिफेंस पैक्ट तो है नहीं कि अगर चीन आ गया तो इंटरवीन करेंगे, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ताइवान पर जो है उसकी सिक्योरिटी वो इंश्योर करेंगे, उसमें मदद करेंगे। किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, ये कहीं क्लियर नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लेकर के वहाँ पर चल रहा है प्रॉब्लम। लेकिन देखिए, शी जिनपिंग तो एडमेंट हैं कि ताइवान उनका ही है और वो लेके रहेंगे, उनके साथ रहेगा हर हालत में। लेकिन काफ़ी वर्ल्ड प्रेशर, दुनिया जो है इसके खिलाफ है, लेकिन इतना खिलाफ नहीं है, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी अमेरिका भी बोल रखा है, भारत भी मान रखा है, और इसके साथ अगर चीन, रूस और बाकी देशों के साथ लेके चल रहा है। और जैसे मैंने कहा, सिर्फ 190 में यूएन जो मेंबर्स हैं उसमें 11-12 ही अगर रिकग्नाइज कर रहे हैं ताइवान को, उनके साथ डिप्लोमेटिक वर्क है। वो बहुत छोटे देश हैं, बहुत बड़े देश इसमें कोई नहीं है जी। और 50-60 बाकी नॉर्मल रिलेशन रखें, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत प्रेशर बन पाएगा, अनलेस कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या बाकी हैं वो सामने दिखाएं, मदद करने के लिए आए खुले में जी, तब तो कुछ हो सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यूएनओ में भी देखिए अगर कुछ आएगा तो रूस और चीन दोनों मिलकर के ब्लॉक करने के लिए खड़े हैं जी। जो भी वहां पर कोई लेजिस्लेशन या कोई ऐसी पॉइंट आता है जी, तो ये तो वर्बल लड़ाई तो चलती ही रहेगी। लेकिन चीन बीच में, शी जिनपिंग दिखा रहे हैं कि हम जो है हासिल करके रहेंगे, जो हमारा इरादा है उसको पूरा करेंगे जी। बिल्कुल सर, रूस ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाने के जो डोनाल्ड ट्रंप के 2 प्रस्ताव थे उनको खारिज कर दिया है। क्या थे वो प्रस्ताव और उनको खारिज क्यों कर दिया गया सर? नीरज जी, देखिए, दर्शकों से तो हम हमेशा बात करते रहे हैं जी, और दर्शक हमारे लग रहा है इस पॉइंट जो रूस यूक्रेन का, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जी जानकारी लेना चाहते हैं जी, और हम देते रहे समय समय पर जी। पहले देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि अभी हो क्या रहा है जी लड़ाई में। आप देखिए, पहले जैसे आता था कि रूस ने ये कर दिया, यूक्रेन ने कर दिया, ये चीज़ कहीं नहीं आ रही है जी। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा था पिछली बार में कि रूस अब अपने एम में बढ़ता जा रहा है। सब देख रहे हैं कि वो रोज कुछ न कुछ एरिया जी कैप्चर कर रहा है जी, और कुछ भी करता है यूक्रेन, उसके बदले में वो ज्यादा डैमेज कर रहा है, नुकसान कर रहा है उनका जी। अभी देखिए, नए साल पर उसने 110 ड्रोन भेजे थे कीव में और बाकी इलाकों में जी। इनका कहना है कि 40-50 मार गिरा है, बट बाकी पहुंचे, डैमेज काफी हुआ जी। और उस डैमेज को ही देखने के बाद
जो ट्रंप ने, कि जो आप कह रहे थे, ट्रंप ने ये कहा है कि वहां तो सिर्फ पूरी जगह पर लाशें दिखाई पड़ रही हैं, और है क्या, जी लाशें दिखाई पड़ रही हैं और पूरी मतलब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा नीचे आ चुका है। जी तो वो कह रहे हैं कि वो तो वहां यही दिखाई पड़ रहा है, और तो कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा है, जी तो किस चीज के लिए वो इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उनका वो कहना है। इसके साथ ही देखिए ऐसा नहीं है, दो तीन चीज और हुई हैं इसमें। जो कॉन्ट्रैक्ट था गैस सप्लाई का यूरोप को, वो जो है थ्रू यूक्रेन था, जी वो पिछले साल तक ही था, उन्होंने बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि दो तीन देशों ने कहा कि नहीं, अच्छा हुआ है, अमेरिका को, इसको रूस को उससे फर्क पड़ेगा, बट रूस ने वही चीज स्लोवाकिया के थ्रू अब शुरू हो जाएगी। जी स्लोवाकिया ने साफ कह दिया है कि हम, ऑल्टरनेटिव हमारे पास ये है कि हम बाहर की कंपनियों से लें, जो अमेरिका और बाकियों से, लेकिन उसका खर्च कितना पड़ेगा, हम जी कहाँ सह पाएंगे इतना जी देना। तो ये जो ऑल्टरनेटिव रूट ले करके, और थ्रू जर्मनी और बाकी हंगरी के थ्रू जो है वहाँ जाएगा अभी गैस, जो स्लोवाकिया बाकियों को सप्लाई करेगा। जी तो रूस को इससे फर्क पड़ नहीं रहा है। जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस आए उससे भी कोई खास फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है किसी को। जी और जहां तक बाकी भी चीजें, कॉन्टेक्ट तो चल रहा है। देखिए 3 दिन पहले अभी उन्होंने जो है प्रिजनर्स वॉर, जो POWs हैं, इनके सोल्जर्स प्रिजनर्स, उनको एक्सचेंज किया है रूस और यूक्रेन ने आपस में। जी और अभी देखिए लेटेस्ट हम लोग बात करते आ रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से, पोक्रोव्स्क एक सिटी है, उसके साथ जो उससे थोड़ा पहले 10 किलोमीटर पहले एक नोटोस्की करके एक सिटी है, मतलब छोटा शहर है बट बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर है यूक्रेन का, जिसको अभी कैप्चर कर लिया रूस ने। जी और ये जगह थी जहां से मैक्सिमम इनकी लॉजिस्टिक्स और सप्लाईज आर्मी की जाती थी, जी यूक्रेन की, और खास करके कर्स्क रीजन में, जहां पे इनके लड़ रहे हैं, रूस में अंदर जा चुके हैं, वहां पर मैक्सिमम सप्लाई जिस रूट से जाती थी, अब वो भी कट जाएगा। तो ये कुछ न कुछ रूस जो है हमेशा आगे बढ़ता ही जा रहा है। और आप किसी में, अब मैं BBC के उसमें देख लीजिए आप, मतलब अगर अमेरिकन मीडिया या ब्रिटिश मीडिया में देखिए, उसमें बड़ा साफ है कि रूस बड़े थोड़ा धीरे है लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। जी तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और BBC ने तो अपना बड़े साफ कल की उसमें उन्होंने दिया था कि कुछ भी हो, लेकिन इसमें अब आगे तो रूसी बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि यूक्रेन जो है हार रहा है, जी और हार रहा है, हर एक चीज में हार रहा है यूक्रेन। देखिए मेन मटेरियल और मोरल, आदमी भी जी आधे से ज्यादा उनके पता नहीं कहाँ हैं लोग, जो कि 4 करोड़ में से लगभग 2 करोड़ का पता नहीं लग रहा है। और मेन मटेरियल जो आप देखिए ना, हम लोग बात ही करें, इंफ्रा 75% गया जी उनका। नेट एक्सपोर्टर थे वो एनर्जी के, अब नेट इंपोर्टर हो गए हैं पूरे जी उसमें, जी वो भी उनसे काम नहीं चल रहा है। जी तो ये काफी ज्यादा नुकसान उनका है। और जेलेंस्की की हालत वास्तव में बहुत अब डाउन हो गई है, हर एक की कमी है उनको, ना वेपन्स मिल रहा है, ना एम्यूनिशन मिल रहा है, ना उनके सोल्जर्स मिल रहे हैं, रिक्रूट्स आ नहीं रहे हैं। तो ये कमी तो उनके पास हर एक चीज की है। दूसरा, जो अगर हम बात करें प्लान की, जो ट्रंप की, तो प्लान ट्रंप की कहिए तो ट्रंप का प्लान तो सबको मानना पड़ेगा, जो भी होगा। बट इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इसमें, अगर आप देखें तो बेसिकली आप देखिए 2 ही हैं, मैं कहूँगा, या रूस तो है ही, उसके साथ आप लीजिए तो नाटो लीजिए, या मैं नाटो को थोड़ा अलग करूं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जी, क्योंकि यूक्रेन को मैं अलग से नहीं लेता, यूक्रेन तो इनकी वजह से है। बिल्कुल। तीसरा लोग यूक्रेन को आप ले सकते हैं, बट तो मैं इसीलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कह रहा हूं कि जो वो कहेंगे वो यूक्रेन को करना पड़ेगा जी। तो ये जो है मेन प्लेयर्स हैं। और आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में जेलेंस्की काफी घूमे थे, अमेरिका से लेकर के यूरोपियन यूनियन तक, जहां उन्होंने एक विक्ट्री प्लान कहा था कि मेरा है जी। ये, लेकिन उस विक्ट्री प्लान को किसी ने वो महत्व नहीं दिया। बिल्कुल, जो महत्व था, मैं तो महत्व तो खैर आपने बता दिया, नहीं तो महत्व शब्द ही नहीं होता, क्योंकि किसी ने उसकी बात ही नहीं की जी उस विक्ट्री प्लान की। और ये विक्ट्री प्लान लेके गए थे कि शायद ट्रंप की जो टीम है उसको भी हम बात करें जी। और जो कोई
पूरा तो आया नहीं था, बट जी। खास इनका ये कहना था कि ये जो विक्ट्री प्लान है, इसमें अगर हम आ जाते हैं, हमारे टर्म्स पर संधि हो जाती है, पीस प्लान जो हमारा है उसके हिसाब से, तो जो ट्रुप्स रहेंगे, कहते हैं कि यूक्रेन के वो बैटल हार्डेंड हो गए हैं, जी। युद्ध में पारंगत हो गए हैं, ये जो है अमेरिका और यूरोप के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जो कि रिप्लेस कर सकते हैं इनके जहां कमिटमेंट हैं ट्रुप्स की। जी। एक इन्होंने उनको ये दी थी और ये बोला था कि उसके लिए हमें नाटो में रहना जरूरी है, हमारी सिक्योरिटी गारंटी मिले। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो रेयर अर्थ हैं, इनके पास मिनरल्स हैं, जी। इनके पास काफ़ी भंडार है, जैसे हम जानते हैं कोल, लिथियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम, इन सब को वो जो है इनके साथ मिल करके शेयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लेकर के इन्होंने गए थे और अपने लिए इन्होंने मांगा था नाटो मेंबरशिप और कॉम्प्रिहेंसिव नॉन न्यूक्लियर ट्रीटी की, सारा कुछ मतलब सब कुछ अमेरिका और यूरोप इनकी पूरी सिक्योरिटी गारंटी दे। लेकिन अभी देखिए वो भी नीचे आ गए हैं। अब कहते हैं कि जिस हालत में हम हैं उस हालत में पीस हो, और जितना यूक्रेन अभी बचा है वो जो है नाटो का मेंबर हो। बाकी हम डिप्लोमेटिक चैनल से बात करेंगे जी। और उन्होंने जो है पहले काफ़ी गारंटीज मांग रहे थे, न्यूक्लियर, नॉन न्यूक्लियर, लेकिन वो चीज़ें अब जो है उन्होंने देख लिया सिचुएशन, तो अब वो भी नीचे आ रहे हैं। जहाँ तक अगर हम रूस की बात करें तो पुतिन तो पूरा वो देख रहे हैं, पुतिन को पता है कि मैं तो अपने लेवल पर हूँ, मैं ऑलरेडी ऊपर हूँ, और उनकी सभी ने वो कर लिया है, यूरोप, नाटो से लेके सभी ने, कि वो अगले 2 साल तक युद्ध जारी रख सकते हैं जी। इसमें जिस हिसाब से उनका प्रोडक्शन है, इकॉनमी पर उनको कोई खास बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। और जो टेरिटरीज उन्होंने कैप्चर किया, वो कहते हैं कि ऑलरेडी ये वो टेरिटरीज हैं जिन पर वो अपना हक जता रहे थे, और जो उन्होंने कहा कि वो खुद ही यूक्रेन में रहना नहीं चाहते थे, लोग इंडिपेंडेंट हो रखे थे और रूस के साथ होना चाहते थे वो। फिर उन्होंने कहा कि जो चीन का प्लान था 11 पॉइंट प्लान, उसको जो है कुछ हद तक वो मानते हैं, जिसमें था कि इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई और दोनों के बीच में डायरेक्ट बातचीत होगी जी, और उसमें था कोई सिविल कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए थी, इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जो है उस पर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी कई चीज़ें थी जिनको लेकर के वो, कुछ पॉइंट्स को लेकर के वो कह रहे थे। अब जहाँ तक नाटो और अमेरिका की बात करें, देखिए विद इन यूरोपियन यूनियन ही कई देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि नाटो की मेंबरशिप दी जाए जी, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ ये करेंगे तो फिर पुतिन रुकेंगे नहीं। और नाटो में सिर्फ ये 5-6 तो है नहीं, पोलैंड, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, इटली तो नहीं है ना जी। वो छोटे मोटे जो उन्होंने वार्सा पैक्ट और ईस्टर्न यूरोप को ले रखा है, वो तो बिल्कुल छोटे मोटे देश हैं जी। इतना एरिया ही नहीं है किसी के पास जितना यूक्रेन का है। तो वो चीज़ें लेकर के जर्मनी एग्रीमेंट में नहीं है जी, हंगरी में यही हाल है। तो ये सब चीज़ें हैं और इन देशों में भी देखिए विद इन दोज कंट्रीज लोग फेडअप हो गए हैं कि इतना पैसा खर्च करके हमने हासिल क्या किया, रूस तो आ ही जा रहा है तो कुछ मिला तो है नहीं, उनकी जो इकॉनमी खराब होती रही है। और अब ट्रुप्स न इनके पास, जैसे हमने कहा कि इतना सब होने के बाद, इतना बिलियंस डॉलर्स आने के बाद, न तो इनके पास आदमी बचे हैं, न सामान बचा है, फिर भी रोना रो रहे हैं जेलेंस्की कि हमारे पास वेपन्स नहीं है, एम्युनिशन नहीं है। तो बिलियंस डालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि इनके ऊपर इकोनॉमिक और बाकी स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है ऑलरेडी इनके अंदर, और ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये करने के बाद पुतिन रुक जाएंगे। तो वो सब ये लेके चल रहे हैं। और न्यू जो इंटरनेशनल ऑर्डर बन रहा है, देखिए वो भी इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। रूस है, चीन है, रूस, चीन, उधर नॉर्थ कोरिया, ईरान, कुछ और भी देश हैं, अभी स्लोवाकिया जैसे इनके यहाँ पहुंच गया, तो विद इन यूरोपियन यूनियन की देश भी कुछ इनके पास आएंगे जी। तो ये सब चीज़ें होगी। इसके साथ नया इंटरनेशनल ऑर्डर अगर बनता है तो वो किस तरफ जाता है, वो भी एक चिंता का विषय है इनके लिए। फिर न्यूक्लियर थ्रेट है, ठीक है, अभी तक यूज नहीं हुआ, लेकिन अगर यूज हो गया फिर क्या होगा जी, वो बहुत बड़ी एक चीज है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो लेकर के चल रहे हैं। और ट्रम्प प्लान देखिए, हमने पहले एक बार बात किया था कि ट्रम्प की जो टीम है, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल जो केथ केलॉग हैं, जो इनके पहले नेशनल सिक्योरिटी टीम में थे, उनको उन्होंने इंटरलोक्यूटर बनाया है जो इस लड़ाई के लिए, यूक्रेन रूस के लिए होंगे। और वो बड़ा साफ कह चुके हैं कि भाई जो
जहां तक है वहीं पर रुकना पड़ेगा टेरिटरीज के मामले में। जी। आप इनको वांस जो वो हैं डिप्टी अपना वाइस प्रेसिडेंट, इनके साथ रहेंगे। ट्रंप ने, उन्होंने तो बड़ा साफ बोल दिया था इलेक्शन टाइम में जी। कि यूक्रेन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जी। कि उनसे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। तो ये जो है अब जहाँ तक सीज फायर का है कि प्रोटेक्शन चाहिए इनको फुल्ली जेलेंस्की को। अब वो अमेरिका कहाँ से दे, कितना दे, हालांकि इन्होंने बोला कि ठीक है वहीं रखेंगे जहाँ तक जो अभी लाइन है, और इस लाइन पर जहाँ तक रूस है, जहाँ तक यूक्रेन है, लेकिन बीच में एक फोर्स रखेंगे जो कि एक तरह से जो न्यूट्रल एरिया होगा, और उसमें एक फोर्स उसको ओवरसी करेगी। लेकिन उसमें ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका का कोई नहीं होगा, तो फिर कौन आएगा, किधर से आएगा, उसकी कैसे मैनेजमेंट होगा, अगर आपस में भिड़ंत होती है तो कौन देखेगा, क्या फिर वो लड़ाई नहीं हो जाएगी शुरू अगर रूस के साथ होगा। तो ऐसी कई चीजें हैं जो लेकर के अभी भी मुश्किल बनी हुई है। और अभी देखिए 12 दिसंबर को ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया था टाइम मैगजीन को, जिसमें उन्होंने बड़ा साफ बोला था कि जो अभी के हालात हैं उसमें ये आसान है मिडिल ईस्ट को हैंडल करना, मतलब जो उधर ईरान चाहे इजराइल और मिडिल ईस्ट है उसको हैंडल करना आसान है, लेकिन रूस यूक्रेन का जो है उतना आसान नहीं है। तो खुद उन्होंने 12 दिसंबर के इंटरव्यू में ये बोला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लेकर के लगता नहीं कि ये इतनी आसानी से हो पाएगा। और जो प्लान था उन्होंने ये बोला था कि भाई यूक्रेन को अभी 20 साल तक आप जो है नाटो की मेंबरशिप मत दीजिए जी, और उसके जो है सीज फायर लाइन जो है अभी वो यही रहेगी। वो भी नहीं हुआ कि जो टेरिटरी यूक्रेन का कहना था कि हमारे पास वापस आ जाए वो, और ये तकरीबन कम नहीं है, 1290 किलोमीटर की लाइन है, जो कि ये कौन मैन करेगा, कैसे करेगा जी। और इसके साथ अगर है तो अब एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जित इतना इंफ्रास्ट्रक्चर निकल चुका है, इतने बिलियन, मतलब 200 बिलियन डॉलर तो इन लोगों के आ चुके हैं, लेकिन अभी 60, 70 या 100 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में लगेगा, वो कहाँ से आएगा जी। फिर इन्हीं से मांगा जाएगा, इन्हीं से मांगेंगे, जेलेंस्की तो खड़े हो जाएंगे जी। अभी हथियार मांग रहे हैं, कम से कम कल को सीमेंट बालू हर एक चीज इनसे मांगेंगे जी। तो ये सारी चीजें इन्हीं के पास आनी है। पुतिन साफ कह रहे हैं कि नाटो तो किसी हालत में मेरे बगल में नहीं होना चाहिए जी। 20 साल नहीं, वो कह रहे हैं कभी नहीं होना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि 2022 में जो बाइडेन ने ही बोला था कि 10-15 साल तक जो है ये नाटो का मेंबरशिप नहीं देंगे जी। तो कह रहे हैं कि इस पर वो कभी तैयार नहीं है। पीस टॉक्स के लिए वो तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं कि स्लोवाकिया में आप कीजिए पीस टॉक्स जी, हम तैयार हैं वहाँ के लिए। उन्होंने कहा था कि हम तो तैयार थे पहले, लेकिन जेलेंस्की ही रोकते रहे हैं जी। तो उन्होंने यहाँ तक वो बोला है। और ये देखिए जो प्लान की बात हो रही है ट्रंप की, कोई प्लान सामने नहीं आया है, ये मीडिया लीक है और मीडिया में ही बात चल रही है जी जी। क्योंकि जब फ्रांस में गए थे अपना ट्रंप, और वहाँ पर ये भी आ गए थे जेलेंस्की भी, वहाँ भी ट्रंप ने बोला था मीडिया को कि भाई मैं प्लान सामने अगर बता दूंगा फिर कल को तो मेरे पास कुछ है नहीं जी कहने के लिए, करने के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो लेकर के लगता नहीं कि इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ये हो पाएगा। क्योंकि अभी आप देखिए अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन उधर है, इधर जो है जैसे मैंने कहा रूस है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, और बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्डर में और देश आ रहे हैं, भारत है, ग्लोबल साउथ है, कई हैं। तो ये जो है सभी को लेके चलना पड़ेगा, इसमें सिर्फ 1-2 देशों से करने से नहीं होगा। और अभी तक जो है पुतिन के जो ऑप्शंस हैं, पुतिन अगर चाहें तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं प्लान सीधा कि बिल्कुल ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या जो ट्रंप पहले कहते थे कि 24 घंटे में मैं युद्ध बंद करा दूंगा, तो लगता नहीं है कि 24 घंटे में पॉसिबिलिटी है कि वो करा देंगे। ऐसा नहीं कि बात इन लोगों की हुई है जी, लेकिन इतनी आसानी से पुतिन भी नहीं मानने वाले। और लारो ने तो बिल्कुल, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि ये तो उन्होंने ये भी बोला कि ये लीक्स हैं जी, हमारे पास कोई प्रपोजल तो आया नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है इस हिसाब से। और देखिए सबसे ज़्यादा अमेरिका भी जानता है कि यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन, ये अमेरिका की जोर इनको ज़्यादा है जी।
बजाय अमेरिका को यूक्रेन या यूरोपियन यूनियन की जरूरत है जितना, क्योंकि ट्रम्प तो ये कह चाहेंगे $350 बिलियन हम खर्च कर रहे हैं उधर सिक्योरिटी पर, और वो सिर्फ $150 बिलियन कर रहे हैं नाटो के लिए, यूरोपियन यूनियन। तो सबसे बड़ी उनकी वो है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने पैसे हम वहाँ लगाएं। और इसमें जो है ट्रम्प भी साफ बोल चुके हैं कि रूस यूक्रेन की लड़ाई यूरोप के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय अमेरिका के जी, क्योंकि उनको तो फर्क नहीं पड़ता, इतनी दूर है वो। हालांकि बीच में उन्होंने थ्रेट भी दिया था कि भाई हमारे बहुत बेसेस हैं रूस के इर्द गिर्द, लेकिन वो भी जानते हैं कि नुकसान काफ़ी होगा और सभी को फर्क पड़ेगा जी। और देखिए आज की तारीख में पॉलिटिकली और मिलिटरली पुतिन जो है स्ट्रेंथ के ऊपर हैं, उनके अपनी ताकत दिखा चुके हैं, उनको कोई डाउन कर नहीं सकता जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से इनकी बात तो सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी देखिए जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होता है वही अपनी बात सुना सकता है और दूसरों को सुननी पड़ेगी, नहीं तो ये चुपचाप आराम से जिस तरह चल रहे हैं चलते रहेंगे और नुकसान होता रहेगा और यूरोप के और नज़दीक पहुंचते रहेंगे, जो उनके लिए एक बड़ा थ्रेट है। तो ये सॉल्यूशन है, पॉसिबल है, क्योंकि पुतिन एग्री कर गए हैं बातचीत के लिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। वहाँ पर जेलेंस्की तो खैर हम उनकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको करना ही पड़ेगा आगे। तो किस रूप से ये बात आगे बढ़े कि सबको साथ लेकर के चलें, और सबको साथ में मैं ये कहूँगा कि सिर्फ रूस को और यूक्रेन को ही साथ में या यूरोपियन यूनियन को लेके चलने से नहीं होगा, बाकी देश भी आएंगे, तभी प्रेशर पड़ेगा, तभी बातचीत आगे बन सकती है इसकी। जी बिल्कुल। सर, म्यांमार में जुंटा के वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर में विद्रोही सैन्य समूह का कब्जा हो गया है। इससे भारत के लिए क्या संभावित खतरे उत्पन्न हो गए, जिस तरह से अराकान आर्मी वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है? अनिल जी, आप याद होगा हमने 3-4 महीने पहले इसके ऊपर बात किया था जी। जब ये आर्मी रिबेल्स बढ़ रहे थे जी वहाँ पर, और ये खतरा तो है, लेकिन थोड़ा सा आप देखिए बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं जी कि ये हुआ क्यों। वो कारण एक ही था कि जब मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था 2021 में, इन्होंने कू करके लिया था, और यांग सुकी जो उनकी वो थी जिन्होंने, जिसको नोबेल प्राइज मिला, जिसने पूरा ये इनके यहाँ मूवमेंट चलाया जी, उसको इन्होंने इम्प्रिजन करके और खुद इन्होंने टेक ओवर किया जी। और उसके बाद ऐसा नहीं कि ये बड़े आराम से चलते रहे, इनके ऊपर काफी जो है इनके यहाँ वाइड स्प्रेड, मतलब लंबे चौड़े एजिटेशंस हुए जी, वायलेंस भी हुआ काफी, और बहुत ज्यादा लोगों ने इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जी। हालांकि पाकिस्तान ने किया था जरूर, शुरू में ही उन्होंने संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी वहां से। तो और पहले से ही रिबेल फोर्सेस काफी हैं वहां पर म्यांमार में, और रिबेल फोर्सेस जो है आज की तारीख में तकरीबन आप मान लीजिए कि 70% इलाका उनके कब्जे में है जी। काफी कम इलाका है जो कि अभी इनके मिलिट्री जो गवर्नमेंट है उनके कब्जे में रह गया है, और काफी डिस्प्लेस्ड लोग हैं, काफी लोग बाहर गए हैं। भारत में ही देखिए उनके तकरीबन 2.5 लाख लोग आ चुके हैं रिफ्यूजीज, और खास करके नॉर्थ ईस्टर्न में, और जिसमें कहा तो जा रहा है कि 50,000 तो ऐसे हैं जो रिफ्यूजी नहीं बल्कि एजेंट्स हैं, और बाकी वो हैं जो कि वायलेंस के लिए आए हैं यहाँ पर। तो 2.5 लाख टोटल हैं, 1 लाख के करीब भारत में है तकरीबन जो आ चुके हैं वहाँ, लेकिन ये रिकॉर्डेड है, बाकी तो अनरिकॉर्डेड भी बहुत हैं। हालांकि देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में कोई इंडिपेंडेंट तो है नहीं, यूएन वगैरह का कोई ऐसे रिफ्यूजी वो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, बट अपनी जो है उसके हिसाब से ये काफ़ी हैं, और मैक्सिमम तो इसमें थाईलैंड में गए हैं, और मैक्सिमम इसमें रोहिंग्या हैं जी, जिनकी सब जानते हैं क्या कंडीशन है, क्या हालत है उनके। तो ये जो है रिबेल ग्रुप्स इनके, ये पहले चलते रहे थे इंडिपेंडेंट, और हर कई इलाकों में, अलग अलग इलाकों में थे, लेकिन बाद में 2022 आते आते 2023 में इन लोगों ने आपस में अपने आप को रिग्रुप कर लिया उन्होंने, और इन्होंने अपने आप को एक 3 ब्रदरहुड अलायंस बोला। 3 जो मेन थे इसमें, एक अराकान आर्मी थी जो, और दूसरा एक एनडीओ है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, एनडीए आर्मी अपने आप को बोलते हैं, और थांग नेशनल आर्मी, टीएनए। ये 3 मेजर थे जो इन्होंने
अपने आप को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने एक 2023 में एक ऑपरेशन 1027 लॉन्च किया कि उन्होंने जो है ये सारे 27 जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इन्होंने कैप्चर करना है। और इन्होंने जो है इनको शुरू में चीन से सपोर्ट मिला, वेपन्स, अम्यूनिशन, हर एक चीज़ का, और ये उस हिसाब से शान, कैन और जो राखी ने जो मेन प्रोविंसेज हैं इसमें अपनी बढ़ाते गए, लेकिन एक अलग अलग ग्रुप्स अपना अपना बढ़ाते गए। अभी तो ये साथ में मिल के आए और चिन स्टेट है उसमें भी, और 2024 में इन्होंने काफ़ी कुछ एरिया है उन्होंने कैप्चर कर लिया था। और अभी देखिए इन्होंने जो आपने कहा अभी कि जो म्यांमार का अपना वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी बड़ा जी, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया है जी, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, वो बहुत बड़ी हार है मिलिट्री जो गवर्नमेंट है, मिलिट्री जुंता है उनका जी। और रिकॉर्दार बॉर्डर है, वहाँ पर रिकॉर्दार बॉर्डर तक ये पहुँच गए हैं जी, जो कि हमारे यहाँ से तकरीबन 10-15 ही किलोमीटर दूर है जी, और मतलब अपने जो हमारा मिजोरम का बॉर्डर है वहाँ से, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम तो है उसमें जी। और इन्होंने इनफैक्ट 2024 में जैसे आपने कहा अभी इन्होंने कैप्चर कर लिया है जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, इससे पहले इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल कमांड जो मिलिट्री जुंता का था, मिलिट्री गवर्नमेंट का, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया था जी। तो ये लगातार उन्होंने काफ़ी कुछ कैप्चर कर लिया है और उनके मतलब जो मेन 14 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स में से उनसे मैक्सिमम इन्होंने कैप्चर कर लिया है। और जो हमारे लिए जो मेन कंसर्न है वो है चिन नेशनल आर्मी जी। जो चिन नेशनल आर्मी है वो जो है इसका मेजर ग्रुप्स जो हमारे थे उनके साथ टाई अप है जी, उनके साथ हैं ये, तो ये एंटी इंडिया ग्रुप्स को शायद देते रहे हैं, तो वो जो है थोड़ा हमारे लिए कंसर्न का है ज़रूर। और 2021 से काफ़ी रिफ्यूजीज आते रहे हमारे यहाँ मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, और कुछ मिलिटेंट्स भी। तो और एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि मणिपुर में जो मैतेई और कुकीज़ के बीच की प्रॉब्लम में कुछ इनका हाथ भी काफ़ी कुछ है जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम तो है ही हैं। और लेकिन एक और प्रॉब्लम है, देखिए म्यांमार के साथ भारत ने एक ट्रीटी की थी, KMTTP ट्रीटी है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रीटी थी। वो था कालादान मल्टी नोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जी। ये प्रोजेक्ट जो है मेन था कि इनके कोलकाता से लेकर के सितवे जो उनका है म्यांमार तक, वहाँ तक का था ये प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट की वजह से ये जो रोड है इससे हमारा वहाँ तक की दूरी 1100 किलोमीटर कम हो जाती, क्योंकि ये 3 लेवल में था। ये रिवर भी, लैंड रूट, रिवर और सी रूट लेकर के था, और इसमें ऐजवाल मिजोरम से लेकर के जाता था। ये 110 किलोमीटर रूट बाई रोड था। ये जो पलटेवा इनका है, और पलटेवा में भी उनका कब्जा हो गया है, जो मेन टाउन में कह रहा था 10-15 किलोमीटर दूर है जी। तो चिन नेशनल आर्मी ने कब्जा कर लिया। यहाँ पर बाई रोड से था, उसके बाद फिर रिवर था, फिर आगे सितवे जो वो है वो वहाँ तक जा रहा था। तो ये जो डिस्टेंस था ये इतना कम हो जाता, और हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता जी। अब उसके ऊपर ये फ़र्क पड़ सकता है काफ़ी, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है उस इलाके में, उस पर असर डालेगा ये। और इसके साथ देखिए जो म्यांमार बॉर्डर हमारा है वो 1650 किलोमीटर तकरीबन है। अब उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो फेंस बॉर्डर नहीं है, वहाँ फेंसिंग नहीं हुई है जी। कुछ शुरुआत हुई थी लेकिन अभी हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं इतना जी। तो उसमें और मैन भी असम राइफल ही करता है वहाँ पर जी, नाम ही है ना, BSF है। तो ये सब कुछ, और काफ़ी दूर दूर तक चौकियाँ हैं जी, ऐसा नहीं है कि नज़दीक बिल्कुल है वहाँ पर। तो इसकी वजह से एक हमारे लिए बहुत ही सोच की विषय है इसके ऊपर, और मुश्किल तो पड़ेगा। जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं इतने हो रखे हैं म्यांमार में, आगे का हम सोच रहे थे, लुक ईस्ट पॉलिसी हमने जो अपनी बना रखी थी जी, उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और इसमें देखिए प्लेयर्स अब सबसे बड़ा सिर्फ इन्हीं का नहीं है म्यांमार में, ये जो ग्रुप्स हैं जी, बगल में बांग्लादेश में जी, वहाँ भी वही हाल हो रहा है, उधर चीन का बॉर्डर है। तो ये जो है थोड़ा
प्रॉब्लम तो पड़ेगा ही जी लेकिन सिर्फ हमारा ही नहीं है, चीन को भी प्रॉब्लम है जी कि चीन की पाइपलाइन वहां से उस इलाके से गुजरती है जी और उसकी तकरीबन 790 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है जी जिसके ऊपर मिलिटेंट्स भी पहले ग्रुप्स अटैक करते रहे थे जी कि हमारा रेवेन्यू ले जा रहा है, हमारे चीन जो है कब्जा कर रहा है इस इलाके में। और चीन ने प्रपोज किया था मिलिट्री गवर्नमेंट को कि एक जॉइंट फोर्स बनाने के लिए या चीन की फोर्स हो वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए जो नहीं वहाँ पर हो, लेकिन धीरे धीरे फिर चीन ने इन ग्रुप्स को मदद देना शुरू की जी और अभी देखिए जब इन्होंने कैप्चर किया है वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट तो इन्होंने बोला है कि हम जो है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको नुकसान नहीं होने देंगे। तो अब उस इलाके में अगर हम भारत की बात करें तो जैसे मैं कह रहा था कि ये म्यांमार का है, इधर बांग्लादेश है, उधर आईएसआई भी एक्टिव होने की पूरी कोशिश करेगी, कर भी रही है जी चीन वहाँ पर है ही है। तो ये जो कुछ है इसकी प्रॉब्लम पड़ेगी। अब जो इलाका उधर का है वहाँ पर काफ़ी रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं लेकिन हैं, पता हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें इंटरेस्ट वहाँ पर लोगों का पड़ेगा। और लेकिन काफ़ी पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए ये अभी से नहीं पहले से ही अमेरिका जो है इस गवर्नमेंट के खिलाफ रहा है जी जो मिलिट्री गवर्नमेंट है यहाँ पर। और उसने जो है इनका एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट पहले बनी थी जो कुछ रिबेल ग्रुप्स ने बनाया था जो वॉशिंगटन में ही है हेडक्वार्टर और वहाँ से वो चलाते थे जी उनको पूरा सपोर्ट करता था। और उसने यहाँ तक कहा था, अमेरिका ने एक पेपर है उनका 2012 का पेपर में 2012 या 2019 का पेपर है एक जो उन्होंने आपको बताइए कि वहाँ तो वो थिंक टैंक से बनवाते हैं पेपर, तो उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि अगर इंटरवेंशन नहीं हुआ तो चीन वहाँ अपना आधिपत्य उनके ऊपर कायम करेगा जी। और उन्होंने ये भी कहा था खासकर जो रखने वाला इलाका है स्टेट है वहाँ पर कि वहाँ पर चीन का इंटरेस्ट रहेगा और वो कब्जा कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये दुख की बात है कि भारत जो है अभी भी इसके खिलाफ नहीं आया है मिलिट्री गवर्नमेंट के जी। तो उन्होंने वहाँ भी डाला था कि ये भारत के लिए भी नुकसानदेह होगा। और अभी तक जहाँ तक है देखिए इन्होंने जो 17 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से काफ़ी कुछ इन्होंने तकरीबन कब्जा कर लिया है 29 दिसंबर तक जी। और सिर्फ 400 किलोमीटर रह गए हैं सितवे से जो कि एक बहुत बड़ी मेन सिटी है। तो कभी भी वहाँ जा सकते हैं क्योंकि वो गेटवे है इरावदी जो डेल्टा है वहाँ का जो कि अभी मिलिट्री कंट्रोल में है, तो ये कभी भी वहाँ पहुँच सकते हैं जी। उस इलाके में। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उन्हीं को नहीं अगर मिलिटेंट्स के हाथ में आ गया तो। और वहाँ से गेटवे है चूँकि इंडियन ओशन के लिए जी। तो वहाँ बहुत फर्क पड़ जाएगा। चीन के प्रोजेक्ट काफ़ी हैं रखने में, वहाँ पर जो स्टेट है इनका उनमें उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन डीप वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स चीन के वहाँ पर हैं। ऑयल और पाइपलाइन जिसकी मैं बात कर रहा था जो कि यूनान प्रोविंस से जा करके उधर जाता है, BRI प्रोजेक्ट वहाँ से इनके जाने थे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि चीन भी का काफ़ी इंटरेस्ट है वहाँ पर। और जो यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान है जो कि एक पॉलिटिकल विंग है इन मिलिटेंट ग्रुप्स की, तो उसने बड़ा साफ अभी बोल दिया क्योंकि काफ़ी इलाका अब इनके हाथ में आ चुका है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं मिलिट्री गवर्नमेंट से जी। तो देखिए जो ऑप्शंस हैं मुझे लगता है चूँकि अब बड़े प्लेयर्स मैंने कहा इसमें भी हैं, इधर चीन है उधर जो अमेरिका भी है, भारत का इंटरेस्ट तो है ही है उसमें, रूस भी इनको सपोर्ट कर रहा था पहले जी। तो अभी जो लगता है कि अगर सीज फायर एग्रीमेंट कुछ होता है इनके बीच में जी तो फिर म्यांमार भी डिवाइडेड हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा 2 हिस्सों में। लेकिन कुछ हिस्सा अगर है जो ये कैप्चर किए हुए हैं वो हमारे बॉर्डर पर ही हैं जी, जो मेन हैं वहाँ पर। तो जो फोकस इनका होगा अगर बातचीत भी होती है तो मीडिएशन कौन करेगा, क्या चीन करेगा या अमेरिका करेगा जी। फिर बात वही आएगी कि जो बाकी स्टेट्स हैं अगल बगल भारत भी है उसका भी उसमें होना चाहिए बातचीत का, और भारत को कहना चाहिए कि अगर मीडिएशन होता है तो हम भी एक पार्टी हैं उसमें जी, इंटरेस्ट हमारे भी हैं। तो जो फोकस रहेगा देखिए पूरा पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या होगा इनके बीच में उसका रहेगा। और जो रिबल्स कंट्रोल कर रहे हैं अभी एक साथ तो आ गए हैं जी,
मेन रिबल्स, थ्री ब्रदरहुड अलायंस तो बना लिया है, लेकिन जब बात आएगी एरियाज की, उनका हर एक का कंट्रोल अलग अलग है। तो क्या वो अपने अपने इलाके लेके रखेंगे, या वो एक तरफ आएंगे, या पूरी जो है इनका हस्तांतरण हो जाएगा कि मतलब पूरे म्यांमार पर कब्जा करें। लेकिन क्या जो सेना है वो ऐसा होने देगी जी? तो ये काफ़ी सवाल हैं इसके ऊपर। तो अगर कहीं डिवीजन हो गया म्यांमार का रिबल्स और मिलिट्री के बीच में, तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। सैंक्शंस लगने का भी है, बाकी देश सैंक्शंस लगा सकते हैं अगर ऐसा हुआ। और फिर वही बात आएगी, बड़े पावर हैं तो क्या दोबारा अमेरिका, चीन और इनके बीच में म्यांमार एक और मोहरा बन के रह जाएगा जी? अगर ये हालत रही तो मारी जाएगी जनता वहाँ की, जो ऑलरेडी उनकी इतने बुरे हाल में, चाहे रोहिंग्या हैं चाहे बाकी जो भी हैं। और या एक और मिलिट्री junta वहाँ खड़ी होगी जी, एक और मिलिट्री आकर के वो जो है कू करके कहीं वहाँ चलाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं जिनके अभी आंसर्स नहीं हैं। लेकिन ये तो जरूर है कि रिबल ग्रुप्स ने अपना ऑलरेडी आधिपत्य, कब्जा जमा लिया है और वो जल्दी वो छोड़ेंगे नहीं जी, इसमें जी। और मिलिट्री भी जल्दी चाहेगी नहीं हटना वहाँ से जी। तो इसमें जो बाकी देश हैं और जो भारत, खास करके भारत को एक बड़ी भूमिका अब निभानी वहाँ जरूरी होगी। अभी तक अगर नहीं किया हमने उस हिसाब से अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए। जी बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने शुरुआत में जो रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया 2025 को, उसकी आपने विस्तार से व्याख्या की कि उसमें क्या-क्या रहने वाला है, और आपने सही कहा कि हमको 40-50% आत्मनिर्भर नहीं होना है। रक्षा क्षेत्र में हमें 100% आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक जो परिदृश्य है वो यही इस बात की ज़रूरत पर बल दे रहा है। चीन के राष्ट्रपति ने जो ताइवान को धमकी दी है, आपने ताइवान के इतिहास से लेकर भविष्य में क्या संभावनाएं हैं उस पर आपने जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा अपडेट्स के साथ ही आपने डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसी हो सकती है आने वाले दिनों में, पुतिन कैसे रिएक्शन देंगे, इस पर आपने संभावना व्यक्त की है। और म्यांमार में जो कुछ हो रहा है उससे भारत को कितना सतर्क रहना चाहिए, भारत को क्या संभावित खतरे हो सकते हैं, म्यांमार की क्या स्थिति है, विश्व की किन बड़ी ताकतों का वहाँ पर दखल है, किसकी क्या रुचि है, इसका आपने विस्तार से वर्णन किया है सर। आज के कार्यक्रम को भी आपने ज्ञानवर्धक बनाया है और हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे उनको। आप इस चर्चा से जुड़े सर, आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।